स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बारे में। उसमें हमने बताया था लुई 13वां के बारे में, लुई 14वां, लुई 15 और लुई 16वां के बारे में बताए थे, जो कि लुई 16वां बहुत ही अधिक निरंकुश शासक था और उसकी निरंकुशता की वजह से ही उसे फांसी दे दी गई और उसकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन का शासन आया, नेपोलियन का राज आया और नेपोलियन बहुत अच्छा शासक था, फ्रांस के लिए बहुत ही अच्छा शासक था और नेपोलियन फ्रांस को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसका पूरा यूरोप पर शासन करना ही निरंकुशता प्रतीक हुआ, जो कि उसने फ्रांस को जो कुछ भी दिया उसके पूरे यूरोप में उसने जो शासन किया उसकी वजह से वो सारा का सारा खो दिया और एक निरंकुश शासक के रूप में सामने आया, जिसके वजह से 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ और वियना सम्मेलन मेटरनिक युग की शुरुआत और नेपोलियन युग का अंत का कारण बना। उसके बाद नेपोलियन का शासनकाल ख़त्म हुआ यूरोप में और मेटरनिक का स्टार्ट हुआ और मेटरनिक भी उसी टाइप पर उसी प्रकार वो भी था, वो भी एक निरंकुश शासक ही था। उसने पूरे यूरोप पर शासन किया, हालांकि वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, लेकिन उसने क्या किया कि जो भी इटली का राज था, जर्मनी का, यूरोप में जितने भी राज्य थे उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे कि सिसिली और नेपल्स को फर्डिनेंट सम्राट को दे दिया, जो कि बुरो वंश का था, और पोप को दे दिया, रोम को दे दिया, पोप को दे दिया, जहाँ पर पोप पादरी जो कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक रहते थे उनको दे दिया। उसके बाद लैम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया, जो कि वो मेटरनिक खुद ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद परमा, मोडेना और टस्कनी ये जो था हेबसबर्ग राजवंश को दे दिया। उसके बाद जिनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट इसको इटली में मिला दिया। इन सारे राज्य को इटली में मिला दिया। जब हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे राज्य इटली में ही आते हैं और इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि इटली में ये सारा राज्य कैसे मिल गया, कौन कौन शासक इसको मिला दिए, जो कि इन सारे चीज़ों को डिवाइड किया है मेटरनिक। और जर्मनी में जो था, जर्मनी का एकीकरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये क्या किया था मेटरनिक कि जर्मनी को भी 39 रियासतों में बांट दिया था। ठीक है, उसके बाद मेटरनिक का निरंकुश बढ़ते गया और मेटरनिक का शासनकाल, जैसे मेटरनिक युग क्या है पूछा जाता है क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग यानी मेटरनिक का जो शासनकाल था 1815 से, मेटरनिक का शासनकाल था 1815 से 1848 तक था। इसी को हम लोग कहते हैं मेटरनिक युग, मेटरनिक काल, मेटरनिक युग जो भी है इसी को कहते हैं। उसके बाद मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फिर भी पूरे यूरोप में इसका शासन स्थापित था, देखता था। उसके बाद फ्रांस में एक नया शासक आया, फ्रांस में नेपोलियन के बाद एक नया शासक आया, लुई 18वां, जो कि ये पिछले जो कि लुई 16वां, लुई 15वां जो भी पहले लोग आतंक मचाए थे वही सबका ये था। ठीक है, लुई 18वां था और ये भी क्या था, बुरो वंश का ही था, इसका शासनकाल आया था। ठीक है, और इसने क्या किया था कि जो भी इनके पूर्वज जो थे पहले लोगों पर बहुत सारा अत्याचार करते थे, पुरातन व्यवस्था को ये मतलब दोबारा नहीं लाना चाहा, दोबारा ये नहीं लाया, ये अपने तरीके से काम करता था। और फिर क्या हुआ कि 2 जून 1814 ईस्वी में, 2 जून 1814 ईस्वी में इसने अपना संविधान बनाया, जो कि लोगों को पसंद आया और ये अच्छा शासन किया फ्रांस पर। और इसके बाद जब ये इसका शासन काल खत्म हुआ तो फिर जो हम देखेंगे जुलाई 1830 ईस्वी में, जुलाई 1830 के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद लुई 18वां के बाद आएगा चार्ल्स 10th आएगा और ये भी एक निरंकुश शासक।
जुलाई 1833 की क्रांति में इसका जो शासक था चार्ल्स टेन था। चार्ल्स टेन था, जो कि ये क्या था, निरंकुश था। निरंकुश, इसमें भी निरंकुशता का प्रतीक था, बहुत ही निरंकुश था। निरंकुश मतलब समझ ही रहे हैं, जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई भी काम कर सकता है। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था, एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स टेंथ क्या था, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जो कहता था वही करता था। इसने क्या किया कि अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसका प्रधानमंत्री पोलिग्नेक था। इसका प्रधानमंत्री पोलिग्नेक था। और ये क्या करता था कि जनता की बातों को सुनता था, लोगों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी गतिविधियां को एक अच्छे तरीके से उसका जो भी कंटेंट था सारी सूचनाएं चार्ल्स टेंथ को देता था। और ये क्या किया कि पोलिग्नेक जो था लुई 18वां, इससे पहले लुई 18वां शासन किया था। लुई 18 द्वारा जो भी समान नागरिक संहिता बनाया गया था, जो कि नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए। और जैसा कि हम बताए थे कि लुई 18वां बहुत ही अच्छा शासक था, और वो जो भी उसका पुरातन व्यवस्था था उसको वो लोगों पर थोपने का प्रयास नहीं किया, वो अपने हिसाब से चलता था और लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाया था, जो कि पोलिग्नेक ने उन सबको ख़त्म करके, और जो भी पहले जो कि लुई 16वां शासन करता था और वो कुलीन वर्गों को साथ देता था, तो ये भी क्या किया था, अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया था, और इन्हीं के हिसाब से ये चलता था पोलिग्नेक के। और इस भाव को लोगों में, इस भाव को जब लोग जाने तो उनमें असंतोष की भावना प्रकट हो गई। उनको ऐसा लगा कि ये हम लोग के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, और इस प्रकार लोगों में बहुत ही ज़्यादा असंतोष की भावना आ गई, और लोग क्या किए कि विद्रोह करना शुरू कर दिए कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जो लुई 18वां बनाया था समान नागरिक संहिता, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और ये क्या किया कि सिर्फ अभिजात वर्ग को ही जो भी व्यवस्था था, जो भी वहाँ का संसाधन थे, अभिजात वर्ग को ही मिल रहा था। इस प्रकार जो चार्ल्स टेंथ था अपने द्वारा बनाया गया, जो कि 4 अध्यादेश था, उसको क्या किया, लोगों में गला घोटने का प्रयास किया। यानी लोगों में उसे ये बात कहा कि नहीं, जो भी मेरा बनाया गया जो भी नागरिक संहिता तो लुई 18 द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके द्वारा जो 4 अध्यादेश बनाया गया था वो लोगों पर थोपने का प्रयास किया कि नहीं, यही रहेगा। इस प्रकार लोग क्या किए, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और 25 जुलाई 1830 को क्या हुआ, पेरिस में विद्रोह हो गया, स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई कि नहीं, ऐसे इस तरीके से नहीं होगा, जो भी हम लोग को कानून बनाया गया है, हम लोग को सम्मान दिया गया है, वो रहना चाहिए। इसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। और 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। गृह युद्ध सिविल वार स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रकार चार्ल्स टेंथ गद्दी से हट गया, और इसके जगह चार्ल्स टेंथ की जगह लुई फिलिप को प्रधान यहाँ का शासक बनाया गया, फ्रांस का शासक बनाया गया, लुई फिलिप को बनाया गया। और ये जो था बुरो वंश का था, इसको हटाकर बुरो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंपी गई। आर्लेन्स वंश
आर्लेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। 1848 की क्रांति, इसमें इसका शासक जो था पता है आपको, लुई फिलिप था। लुई फिलिप था, जो कि उदारवादी था, उदारवादी तो था ही और महत्वाकांक्षी भी था। और इसने क्या किया था, ये क्या था, उदारवादी था, निरंकुश नहीं था, उदारवादी था, उदारवादी था और महत्वाकांक्षी भी था, महत्वाकांक्षी भी था। और ये क्या किया था कि अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, हालांकि ये अल्पमत में था, बहुमत में नहीं था, और इसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या किया था, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति लागू किया था, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया था। और 1840 ईस्वी में गीजी इसका प्रधानमंत्री था, इसका जो प्रधानमंत्री था, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था गीजी। 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में लुई फिलिप गीजी को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री था गीजी। गीजो कहा जाता है, ठीक है। गीजो को प्रधानमंत्री बनाया 1840 ईस्वी में। और ये क्या किया था कि ये पूंजीपति वर्ग के साथ रहना अधिक पसंद करता था। और ये हालांकि अल्पमत में भी था, और ये विदेश कार्यों में, विदेशी नीति में कुछ ज़्यादा ही इसका मन लगता था, हस्तक्षेप ज़्यादा करते रहता था। और इस मतलब जो भी जनता थे, फ्रांस के जो भी जनता थे, उसके प्रति ये उतना जवाबदेह नहीं था। वहाँ पर जो भी भूखमरी या फिर कोई भी बात होता था तो उतना जवाबदेह नहीं था, सिर्फ विदेश में ही ध्यान देता रहता था कि किस देश में क्या हो रहा है, अपने देश का नहीं देखता था। क्या हुआ कि इसी वजह से, इसी नीति के कारण इस फ्रांस में भूखमरी व्याप्त हो गई, भूखमरी होने लगी। लोग इसकी आलोचना करने लगे, गीजी की आलोचना करने लगे, और तरह तरह के कुछ शब्द बोलने लगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और कुछ मतलब नेता भी थे इसके जो कि इसके विरोधी जो थे, इसके विरोधी इसको चाहते थे, आर्लेंस वंश का जो ये शासक था, इसको गद्दी से हटाना चाहते थे। इसलिए 22 फरवरी 1848 को, 22 फरवरी 1848 को क्या किए, इसके विरोधी थियर्स के नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया। जो भी भूखे जनता मर रहे थे उसके प्रति विशाल भोज का आयोजन किया, विशाल भोज का आयोजन किया, विशाल भोज का आयोजन किया था, जिससे लोगों में इसके प्रति जो भी इसके विरोधी थे उसके प्रति लोगों में उत्साह जगा कि नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार लोगों में असंतोष की भावना जगी और फ्रांस में फिर से दोबारा क्रांति होने लगी और लुई फिलिप को गद्दी त्यागना पड़ा। और विशाल भोज का आयोजन किया गया। और इसके बाद 24 फरवरी 1848 को, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप को गद्दी त्यागना पड़ा और ये इंग्लैंड प्लान कर गया। लुई फिलिप कहाँ प्लान कर गया 1824 ईस्वी में? इंग्लैंड प्लान कर गया। और इसके जो विरोधी थे वो कौन थे? नेशनल असेंबली के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? नेशनल
असेंबली, नेशनल असेंबली के सदस्य थे और इन्होंने 21 वर्ष के ऊपर, और इन्होंने ही नेशनल असेंबली के सदस्य ने ही 21 वर्ष के ऊपर जो भी लोग थे उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति पार्ट 2 समाप्त होता है। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो आएगा इटली का एकीकरण।